हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं आपका यूपी टेट जो है आपका जो पेपर हुआ था 2 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट जूनियर की, उसकी जो है हिंदी का जो आंसर की। ठीक है दोस्तों, आपके आयोग ने जो उत्तर दिया है, जो मतलब जितने भी आंसर की दी है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं दोस्तों। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पता नहीं कैसे सेट की, मतलब आंसर की उनकी बहुत ही ज्यादा विसंगतियां उसमें। तो आज हम देखने वाले हैं इसमें सही आंसर की विद एक्सप्लेनेशन के साथ। जो पहला शिफ्ट का जो पेपर था 2 जुलाई को जूनियर स्तर का यूपी टेट का, उसकी हिंदी की ये जो है दोस्तों ये आंसर की है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रा व्यंजन किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। त्रा त्रा क्या है दोस्तों, जैसे ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है दोस्त, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे कितने संयुक्त है दोस्तों, तो 4 संयुक्त व्यंजन है। 4 संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। जैसे आपका हो गया छ, त्रा, ज्ञ और स्रा है। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। तो जो ये ता होता है, इसमें त्रा जो होता है इसमें 2 वर्ण होते हैं, एक तो ता और एक रा। और ता जो होता है वो आधा व्यंजन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आ जो होता है जब किसी क्योंकि जो व्यंजन होते हैं उसमें स्वर जो है छिपा होता है। जैसे ता प्लस आ, ये बनता है दोस्तों पूरा ता बनता है। ठीक है, तो इसमें जो है जब व्यंजनों में स्वर जो है वो छिपा होता है। अब बात करें इसकी त्रा की, तो त्रा में ता जो है आधा है दोस्तों, और उसके बाद रा है। और इसमें जो ये ता है ये आधा है, क्योंकि इसमें जो है छोटा आ जो है वो लोप होता है उसका। तो अगर पूछा जाए कि त्रा व्यंजन किन 2 वर्णों से मिलकर बना है, तो ये देखिए ये ता और रा नहीं होगा, त्रा और आ नहीं होगा, ता और वा नहीं होगा, ये डी ऑप्शन होगा। ता आधा है और रा इसमें पूरा होता है, तो इसलिए ये त्रा बनता है। वैसे होता है दोस्तों, जैसे छा होता है, छा छतरी वाला छा, इसमें दोस्तों का और ये षटकोण वाला सा होता है, और इसमें का जो होता है वो आधा होता है। ये होता है छा। तरह हमने डिस्कस कर लिया। और उसके बाद होता है दोस्तों ज्ञा। ज्ञा जो होता है, ज्ञा में दोस्तों जा होता है आधा, और उसके बाद या होता है पूरा पूरा ही। ठीक है, तो ये ज्ञा होता है। उसके बाद होता है दोस्तों स्रा होता है, स्रा स्रा यानी कि श्रमिक वाला स्रा। स्रा में क्या होता है, इसमें बड़ा सा जो होता है तालब्य वाला सा जिसको कहा जाता है, ये जो होता है आधा। उसके बाद होता है रा होता है, रा ये हो गया। फिर उसके बाद आता है त्रा, छात्रा ज्ञासरा हमने डिस्कस कर लिया। और उसके बाद त्रा, त्रा तो हमने डिस्कस कर लिया, यानी कि चारों वर्ण हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पहले का इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ता प्लस रा होगा। ठीक, ये संयुक्ताक्षर वर्ण है। संयुक्ताक्षर वर्ण 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। देखिए अब अगला कह रहा है चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वह कौन सा है दोस्तों। क्या सागर है? सागर नहीं है दोस्तों। वर्ण भी नहीं है, श्रेष्ठ भी नहीं, द्विज। जो द्विज होता है दोस्तों, इसके कई अर्थ होते हैं। पहला तो आपका हो गया चंद्रमा, चंद्रमा हो गया। फिर उसके बाद ब्राह्मण का के लिए जो है दोस्तों द्विज का प्रयोग होता है। ठीक, और उसके बाद जो है दोस्तों दांत, दांत के लिए भी जो है द्विज का प्रयोग किया जाता है। और एक और प्रयोग होता है दोस्तों पक्षी के लिए भी, पक्षी के लिए भी दोस्तों द्विज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए ये द्विज हो जाएगा, द्विज, यानी कि 2 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं निश्चल। निश्चल का संधि रूप क्या है दोस्तों, तो देखिए यहाँ देखिए ये 2 बिंदी दिख रही है, ये क्या है, ये विसर्ग का निशान है। तो निश्चल का संधि रूप पूछ रहा है, और इसमें क्या है, ये विसर्ग संधि है दोस्तों, विसर्ग संधि है, विसर्ग
ठीक। तो विसर्ग में देखिए इसका सही रूप क्या होगा, तो निस जब इसको जोड़ेंगे तो इसमें जो है विसर्ग का लोप हो जाता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ ये नहीं होगा, वही वही नहीं होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, वही कभी भी प्रश्न में जो संधि पूछी जाती है मतलब, और उसमें जो है प्लस लगा के निशान लगा के पूछ रहा है उसका रूप, तो वही रूप जो है नीचे दिया हुआ तो वो नहीं होता है। ठीक। क्योंकि उसमें जब लोप करेंगे तो एक नया शब्द बनेगा। संधि में क्या होता है कि संधि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो नया जो शब्द बनता है वो संधि उसी को कही जाती है, मतलब वो संधियों के योग से बने वाले शब्द होते हैं। तो देखिए ये इसका विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो ये डी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए ए और बी दोनों मतलब, चलिए इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, सी वाले को इसमें हलंत कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए अगर इसमें हलंत मान लिएगा तो ये नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये पहला हो जाएगा दोस्तों, निश्चल। इस तरीके से निश्चल बनेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए तो जो है इसका आप देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं चौथा नंबर जो प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए। संबंध बोधक कौन सा है दोस्तों? क्या अवश्य है, या क्योंकि, या सच, या की ओर? देखिए इसमें कौन सा होगा? अवश्य। देखिए अवश्य नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि, ताकि और जो कि ये सब कैसे शब्द होते तो ये वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। सच नहीं होगा इसमें, और संबंध बोधक पूछ रहा है दोस्तों, तो ये दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें की ओर डी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि राम मंदिर की ओर जा रहा है, राम मंदिर की ओर जा रहा है, तो ये दो मतलब ये वाक्य को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो संबंध दर्शाने का काम होता है, वही होता है जो संबंध बोधक अव्यय की ओर जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो इसका संबंध दर्शाए, राम का जो है मंदिर से जोड़ने का काम कर रहा है की ओर, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा वो 4 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा निम्न में अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है? राम स्कूल गया, श्याम घर पर रहा। राम श्याम मोहन स्कूल गए। राम श्याम मोहन स्कूल गए। राम श्याम मोहन स्कूल गए। देखिए अर्धविराम यानी कि सेमी कॉलन इसको कहते हैं, सेमी कॉलन। ठीक। एक होता है कॉमा जिसको आप अल्प विराम कहते हैं, ये वाला होता है कामा जिसको आप अल्प विराम कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि अर्ध विराम का सही प्रयोग कहाँ? तो देखिए राम, यहाँ राम के बाद जो है दोस्तों यहाँ कामा होना चाहिए, पहले ही अर्ध विराम लगा दिया इसलिए गलत हो गया। राम के बाद तो कामा है, लेकिन श्याम के बाद जो है दोस्तों यहाँ फिर जो है यहाँ जो है अल्प विराम होना चाहिए, फिर यहाँ वो लगा दिया इसलिए गलत हो गया। देखिए यहाँ फिर वही जो है, तो ये देखिए ये वाला राम स्कूल गया, श्याम घर पर रहा, ये ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है। तो 5 का ए ऑप्शन हो जाएगा, 5 नंबर का ए ऑप्शन। अगला है दोस्तों, ध्यान पूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? मतलब ध्यान पूर्वक जो है यह किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? देखिए स्थानवाचक नहीं है दोस्तों, इसमें किसी भी स्थान का जिक्र नहीं किया गया। परिमाण जैसे इसमें ये नहीं बताया गया कि 2, 4, 5 लीटर या कुछ ऐसा। ठीक है। तो इसलिए परिमाणवाचक नहीं होगा। कालवाचक नहीं होगा दोस्तों, कल परसों ये सब ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। तो इसमें रीति हो जाएगा दोस्तों, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ध्यान पूर्वक। ठीक है। तो 6 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से देशज शब्द जो है चुनना है दोस्तों। क्या वृक्ष नहीं होगा दोस्तों, कृष्ण नहीं होगा, नेत्र नहीं होगा। कृष्ण तो ये संस्कृत का शब्द है। ठीक। नेत्र ये भी संस्कृत है। वृक्ष नहीं होगा, ये भी संस्कृत का शब्द है। देशज शब्द दोस्तों ये गड़बड़ होगा, गड़बड़, इसलिए 7 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए उचित विराम कह रहा है कि उचित विराम चिन्ह लगाइए, मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। ये वाक्य है, इसमें उचित विराम का प्रयोग करना है दोस्तों। तो देखिए मुझे आम, सेब, केला यहाँ गलत हो गया
क्योंकि सेब और केला के बीच में दोस्तों जब अलग अलग जैसे दो शब्द होंगे, इसमें कितने, सेब केला अंगूर, ठीक, इन तीनों में अलग अलग जो है अल्प विराम लगेगा। तो सेब के बाद यहाँ जो है अल्प विराम नहीं है, इसलिए नहीं होगा। मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद है, ये सही लग रहा है। आगे देखिए, मुझे आम सेब केला और अंगूर, फिर वही हो गया, ऐसा नहीं होगा। अब सेब और केला के बीच में जो है अल्प विराम होना चाहिए यहाँ। मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद है, आम और सेब एक साथ हो गया लेकिन अल्प विराम नहीं है यहाँ, इसलिए ये नहीं होगा। तो इसका आंसर भी होगा दोस्तों। हर, जैसे आम के बाद भी अल्प विराम, सेब के बाद भी अल्प विराम, फिर उसके बाद केला और अंगूर पसंद है, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो 8 का आपका बी हो जाएगा। आप अपने उसमें मिला लीजिएगा किस नंबर पे आपका क्वेश्चन है। चलिए, अब एक गद्यांश दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर जो है उत्तर देते हैं दोस्तों। देखिए, इस गद्यांश को सबसे पहले जो है बेस्ट तरीका है कि पहले आप प्रश्न को पढ़िए, फिर उसके बाद जो है गद्यांश को पढ़िए, फिर जो है आप फिर प्रश्न को पढ़िए, तब उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहले हम प्रश्न देखते हैं कि गद्यांश में क्या कह रहा है। देखिए, गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है। ठीक, तो अब आइए पहले प्रश्न पढ़ते हैं, अब गद्यांश पढ़ते हैं। देखिए, गद्यांश कह रहा है कि वास्तव में उत्तराखंड में जिसे एपण कहते हैं, उसे ही राजस्थान में मांडला, गुजरात में साटिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। यह रंगोली चित्रकला सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी प्रकृति की पहचान है, पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है, इससे कहीं अधिक उसके बाहर भी है। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। यहाँ से देखिए आंसर मिला आपका, हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी कहानी जानने के बराबर है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कह रहा, देखिए, हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है। देखिए, अन्य देशों की कलाओं को जानने के बराबर ऐसा नहीं कहा गया है, अपनी संस्कृति को जानने के बराबर ऐसा भी नहीं है। देखिए, आधी कहानी को जानने के बराबर, ये ऑप्शन में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए 9 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बाहरी दुनिया को जानने के बराबर ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब आगे देखिए, कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार, अगला जो है 10वां नंबर, गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एपण को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। कोलम, अरिपन, रंगोली या चौकपूर्णा। देखिए, अब इसमें देखिए, पढ़िए इसको क्या कह रहा है। गद्यांश को देखिए यहाँ से, वास्तव में उत्तराखंड में जिसे एपण कहते हैं, उसे राजस्थान में मांडला, गुजरात में साटिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा कहते हैं। दोस्तों, ये आंसर आपका मिल गया। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 10 नंबर का चौकपूर्णा इसका आंसर होगा, यानी कि 10 का डी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति है, मतलब क्या है संस्कृति की? या चित्रकला है, रंगोली है, सौंदर्य है, पहचान है। तो कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की क्या है? तो देखिए, यहाँ से देखिए, इसे पढ़िए। कलाओं की, देखिए यहाँ से, ये देखिए, कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है दोस्तों। जिसे हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है, इससे कहीं अधिक उससे बाहर भी है। ठीक है, तो कलाओं की अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की क्या है? तो पहचान है दोस्तों। देखिए, यहाँ अब आपका आंसर मिल गया। देखिए, कलाओं का अद्भुत संसार क्या है? तो हमारी ये पहचान है दोस्तों, यानी कि 11 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 12 नंबर। अब देखिए, यहाँ से कह रहा है रामालय। राम प्लस आलय का संधि रूप क्या है दोस्तों? तो जानते हैं, संधि जो होती है दोस्तों, संधि कितनी प्रकार की होती है? 3 तरीके से। एक होती है आपकी स्वर संधि, एक होती है व्यंजन और एक होती है विसर्ग।
ठीक है दोस्तों। तो संधि के कितने प्रकार? 3। अगर बात करें कि स्वर संधि, तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 5। कौन कौन से? एक आपकी होती है दीर्घ, एक होती है वृद्धि, एक होती है आपकी गुण स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण स्वर संधि, और उसके बाद एक होती है अयादि स्वर संधि। तो ये 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। ठीक है दोस्तों, और व्यंजन और विसर्ग। अब कह रहा है कि राम प्लस आलय संधि का रूप क्या है? तो देखिए रामालय विसर्ग आ गया, ये नहीं होगा दोस्तों। रामालय ये कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, रामालय और ये नहीं होगा, तो इसका जो होता 12 नंबर का वो सी हो जाएगा दोस्तों, रामालय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये स्वर, ये किस, अगर पूछा जाए कि ये राम प्लस आलय किस संधि का उदाहरण है, तो ये दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण है। और अगर स्वर में भी बात किया जाए तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ, अच्छा दीर्घ कैसे है? तो देखिए दीर्घ स्वर संधि में दोस्तों दो जो है स्वरों का मिलने से, दो स्वर जब मिलते हैं तो उस संधि का निर्माण होता है दीर्घ स्वर संधि का। अब देखिए राम प्लस आलय, तो देखिए राम है, राम में माँ में क्या छिपा हुआ है? छोटा आ। ठीक है, प्लस आलय है, आलय। ठीक है, तो आलय में ये आ हो गया दोस्तों। ठीक, अब जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? बड़ा आ बनेगा। आ छोटा आ और बड़ा आ मिलेंगे तो बड़ा आ ही बनेगा, तो रामालय। अब रामालय में माँ आया यहाँ लास्ट में। अब देखिए इसे, अब ये बन गया नया शब्द रामालय। ठीक, अब रामालय में यहाँ माँ आया, और माँ में क्या है दोस्तों? बड़ा आ का लोप है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि हुई। क्या क्या बड़ा आ क्या है? दीर्घ ही तो है भाई। आप स्वर पढ़ते हैं, स्वरों के प्रकार। ठीक, ह्रस्व स्वर जिसमें 4 आते हैं, छोटा, बड़ी, छोटी, मतलब आ, छोटा हो गया आपका, छोटी हो गई, छोटा ऊ, ये सब क्या होते हैं? ये सब ह्रस्व होते हैं। बाकी दीर्घ में बड़ा, बड़ी, ठीक है, ये सब आता है। तो जब रामालय में दोस्तों बड़ा बना, तो अब जाहिर सी बात है ये दीर्घ है, तो यानी कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है रामालय, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है अनुस्वार युक्त मानक शब्द सुनिए। देखिए अनुस्वार क्या होता है? ये डंडे के ऊपर जब एक बिंदी लगती है, इसी को अनुस्वार कहते हैं। और एक होता है चंद्र बिंदी, जैसे ये हो गया चंद्र बिंदी, इसको क्या, इसको अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक जो होता है वो नाक और मुंह दोनों से जो है उच्चारण करने पे नाक और मुंह दोनों से जो है आवाज आती है दोस्तों। ठीक है, वायु मतलब प्राण वायु बाहर निकलती है नाक और मुंह दोनों से, तो उसको अनुनासिक कहते हैं। लेकिन अनुस्वार के उच्चारण में केवल नासिका का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो देखिए अनुस्वार युक्त मानक शब्द, देखिए यहाँ जो है साग ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, मानक शब्द पूछा, तो यहाँ संगठन है। और यहाँ भी जो है दोस्तों जो है मान लीजिए यहाँ ये दोनों मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, तो इसको एक मान लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं ए सही है, बाकी सब जो है इसको मान लीजिए गलत। ठीक है, इसके कुछ और कर देते हैं, जैसे सी ऑप्शन को हम कर दिया, हलंत लगा दिया इसमें। ठीक है, अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ हलंत हो गया तो ऐसा नहीं, ऐसा शब्द नहीं बनता, इसलिए ये भी गलत, यानी कि आंसर आपका ए हो जाएगा, संगठन। ठीक, तो आप अपने पेपर में मिलान कर लीजिएगा कि ये जहां इस तरीके से लिखा होगा वही आपका आंसर सही होगा। यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया इसमें, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये 13 नंबर हो गया। अब बात करते हैं 14 नंबर पर। कह रहा है कि मेज पर पुस्तक रखी है, या कौन सा वाक्य है दोस्तों? क्या मिश्र वाक्य है, प्रश्नवाचक है, संयुक्त है, या सरल वाक्य है? तो मेज पर पुस्तक रखी है। ठीक, ये प्रश्न नहीं होगा दोस्तों। संयुक्त वाक्य में और वगैरह आता है, सभी को पता है, जो जोड़ने का काम है। ठीक है, और मिश्र वाक्य में तो ताकि, क्योंकि ये सब शब्द आते हैं, तो यानी कि ये सरल वाक्य दोस्तों। ठीक है, मेज पर पुस्तक रखी है सरल वाक्य का उदाहरण है। 14 नंबर का डी ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। दुष्चरित का कह रहा है कि समास विग्रह करिए, समास विग्रह करना है दुष्चरित का। तो जो दुष्चरित का जब समास विग्रह पूछा है तो दोस्तों यहाँ पर वही शब्द दे दिया, ये नहीं होगा। हीन चरित ऐसा नहीं होगा। सदाचारी, तो जब दुष्चरित्र है तो सदाचारी नहीं होगा। देखिए बुरा है जो चरित्र, उसी को दुष्चरित कहा जाता है, यानी कि 15 का ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप अपने उसमें मिलान कर लीजिएगा कि किस नंबर पे आपका जो है क्वेश्चन ये दिया हुआ है।
ठीक, तो 15 का बुरा है जो चरित्र, उसी को दुष्चरित कहते हैं। देखिए महल, महल शब्द का विपरीत अर्थक शब्द पूछा है, यानी कि विलोम शब्द बताना है आपको। महल शब्द का महल, ठोस ऐसा कोई विलोम नहीं होता महल का। हवेली ये भी नहीं होगा। देखिए महल और हवेली ये दोनों समानार्थी शब्द है, यानी कि पर्यायवाची, लेकिन हमसे विपरीत पूछा है, इसलिए हवेली जो है दोस्तों वो नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, धनी नहीं होगा, यानी कि ये झोपड़ी, महल का विपरीत क्या होगा, झोपड़ी होगा दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि 16 नंबर का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, दंत, दंत का तद्भव पूछा है, यानी कि हिंदी वाला शब्द। तद्भव क्या होता है, जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग हो जाए। ठीक, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग, उसी को तद्भव कहा जाता है। तो तद्भव शब्द क्या होगा, हिंदी, मतलब हिंदी वाले शब्द। तो देखिए दंत कथा, ऐसा दंत का तद्भव तो दंत कथा थोड़ी ना हो जाएगा। दांत, ये तो हाँ, दांत जो होगा दोस्तों यही होगा दांत। दंत ये तो संस्कृत हो गया दोस्तों, ये नहीं दंतूर ऐसा कोई। तो हिंदी का जो है तद्भव होगा दोस्तों दंत होगा। 17 का बी ऑप्शन सही होगा, दंत। देखिए निम्न में से पाई पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे रायुक्त शब्द को चुनिए। देखिए कह रहा है कि कुछ शब्द दिए गए हैं नीचे, ये उनमें पाई वाले व्यंजन के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे रा युक्त शब्द को चुनना। मतलब कह रहा है कि इनमें से किसमें जो है रा जो है वो तिरछी रेखा के रूप में लगते हैं नीचे। ठीक, तो देखिए सकरम, इसमें तो कोई है ही नहीं, रा का मात्रा ही नहीं है दोस्तों, इसलिए ये नहीं होगा। अब ये देखिए ये नहीं होगा, ये रेफ वाला है, रेफ, रेफ वाला रा जो है इसमें है सकर्म में। देखिए ये जो सकर्म है, ये वाला जो रा है, ये वाला, इसको रेफ का रा कहते हैं, रेफ। ठीक, ये जो है इसमें ये है, लेकिन ये कह रहा है कि हमसे प्रश्न में नीचे लगा हुआ है तो ऊपर लग रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा सकर्म। सकर्म इसमें है ही नहीं, ये तो उल्टा लिखा हुआ है दोस्तों, मानक है ही नहीं है। अब देखिए साकर्म है, देखिए ये तो अशुद्ध है लेकिन उत्तर सही है, ये साक्रम जो लिखा हुआ है, ठीक, ये सही है। ठीक, लेकिन उत्तर तो इसका ये होगा, लेकिन अगर पूछ ले इसकी वर्तनी अशुद्ध लिखी हुई, क्यों, उसकी वर्तनी जो होगी दोस्तों सकर्म, सकर्म इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, सकर्म इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन हमने इसमें पूछा है कि व्यंजन में नीचे जो तिरछी रेखा होगी, तो तिरछी रेखा के लिए फिर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है नीचे लगा हुआ है, ये साक्रम हो जाएगा, ये साक्रम लिखा हुआ है। और ये डी वाला जो ऑप्शन है ये लिखा हुआ है साकर्म, लिखा हुआ है साकर्म। ठीक, लेकिन तिरछी रेखा जब पूछेगा तो ऑप्शन साक्रम होगा। और वैसे साक्रम जो है और सकर्म में शुद्ध अगर देखा जाए तो सकर्म शुद्ध होगा। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि नीचे इसके तिरछी रेखा लगी हुई है साक्रम में। ठीक है, तो 18 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अब आगे देखते हैं, रा के साथ कह रहा है कि रा के साथ उ या उ, यानी कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगती है। कहाँ लगती है दोस्तों, अलग से लगती, अलग से कहीं नहीं लगती, नीचे लगती है दोस्तों, ऊपर लगती है, बीच में लगती है। अब कुछ लोग बीच में लगा देंगे, तो ये बीच में नहीं लगती, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए बीच में नहीं लगती है रा की मात्रा, उ या उ की मात्रा रा के साथ ऊपर, ऊपर नहीं लगती है दोस्तों, नीचे लगती है। ये ऑप्शन सही होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हमने यहाँ रा किया और अगर हमने छोटा ऊ की मात्रा नीचे लगाई तो ये क्या बन जाएगा, ये रू बन जाएगा। जैसे इससे बना हुआ है रुपया, आपका रुपया। ठीक है, ये तो छोटा ऊ की मात्रा हुई, लेकिन अगर हम बात करें इसी रा में दोस्तों, अगर हम इसी रा में हम अगर बड़ा ऊ की मात्रा लगा दे तो ये कैसे बन जाएगा, तो ये आपका इस तरीके से बनेगा, ये बड़ा ऊ की मात्रा, ये रू बनेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका इंडोनेशिया की जो मुद्रा है रुपया, रुपया ऐसे। ठीक है, इस तरीके, ये बड़ा ऊ की मात्रा, तो ये देखिए ये क्या, ये नीचे लगती है दोस्तों। ठीक, तो 19 का क्या हो जाएगा, 19 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए
अब आगे देखते हैं, घाट घाट का पानी पीना, तो जाहिर सी बात है काफी अनुभव होना, यही ऑप्शन सही होगा। बेकार घूमना ऐसा नहीं होगा, गली गली घूमना ये भी नहीं होगा, घाट घाट घूमना ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका 20 नंबर का 20 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, आप अपने उसमें मिलान कर लीजिएगा कि किस नंबर पे आपका जो है क्वेश्चन पेपर है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर में। देखिए अब मेघ, मेघ सभी को पता है, इतना सरल क्वेश्चन, मेघ माने बादल होता है दोस्तों। गगन नहीं होगा, ये तो आकाश का पर्यायवाची है। पानी नहीं होगा, हवा नहीं होगा। ठीक, तो आपका बादल जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 21 नंबर का बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, भैंस का दूध, कह रहा है कि भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है। इस वाक्य में दूध में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो जाहिर सी बात है दूध क्या है, एक क्या द्रव्य है दोस्तों, द्रव्य, या इसी को पदार्थ कह सकते हो। तो ये इसमें जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों। समूह कोई नहीं है, कैसे झुंड वगैरह, यहाँ इसकी बात थोड़ी ना की गई, समूह सभा ये सब बात नहीं की गई, इसलिए समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा। भाव नहीं होगा, जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये सब भाव है दोस्तों। ठीक है, जातिवाचक नहीं होगा दोस्तों। जातिवाचक, जैसे जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जैसे आपका नदी, ठीक, नदी में क्या है दोस्तों, ये जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि नदी में बहुत सारी नदी हो गई, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, ठीक, तो ये सब जाति में आ गई। लेकिन अगर बात करें गंगा में, तो गंगा में जो है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि वो अकेली है गंगा एकमात्र। ठीक है दोस्तों, तो दूध में क्या है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा है, दूध लिक्विड है, ये पदार्थवाचक। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा कील और कीला, कील कीला युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या है? समय और कील, कील माने समय, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए कील और कीला पूछ रहा है, तो देखिए कील माने दुर्ग होता है दोस्तों, लोहे या अन्य धातु से बनी कील, इसको कीला कहा जाता है। तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। कीड़ा मच्छर ये नहीं होगा, कीट पतंगा ये नहीं होगा। ठीक है, 23 नंबर का बी। चलिए आगे देखते हैं, उसका सिर खुजलाता है दोस्तों, उसका सिर खुजलाता है कौन सी क्रिया है? अगर देखिए इसमें क्या रहा है, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, ये कौन सी क्रिया है? ऐसा नहीं है। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, ये भी नहीं होगा। अकर्मक क्रिया, सकर्मक। अब देखिए अकर्मक है या सकर्मक है, देखिए उसका सिर खुजलाता है, मतलब कोई आदमी है उसका सिर अपने आप खुजलाता है, वो अपना सिर नहीं खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है। मतलब आप मान लीजिए आप ही हैं, आपका सिर अपने आप खुजली मतलब हो रही है उसमें, ठीक, आप अपना सिर नहीं खुजला रहे हैं, आपके सर में अपने आप खुजली उत्पन्न हो गई, आपके शरीर में अपने आप खुजली उत्पन्न हो गई। तो वही यहाँ से अंत निकल रहा है कि उसका सिर खुजलाता है, यानी कि अपने आप खुजलाहट हो रही है, आप खुजला नहीं रहे हैं। अगर यहाँ होता कि वो अपना सिर खुजला रहा है, तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ सकर्म हो जाता। क्यों? क्योंकि जो है सिर खुजलाने का काम कौन कर रहा है? देखिए उसका सिर खुजलाता है, इसमें जो है अकर्मक क्रिया होगी, इसमें कर्म नहीं है। अब इसमें देखिए कैसे, अगर मान लीजिए इसमें क्या क्या, देखिए अकर्मक और सकर्मक पहचानने के लिए सबसे पहले शब्द के बीच में क्या शब्द लगा के आंसर कीजिए, मतलब प्रश्न पूछिए, तो अगर उत्तर मिल जाए ठीक तो सकर्मक, अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक। अब कह रहा है कि उसका सिर खुजलाता है, उसका क्या खुजलाता है? सिर। लेकिन यहाँ तो उत्तर मिला सिर खुजलाता है, लेकिन यहाँ पर यहाँ जैसे मैं अगर कहूँ आपको कि मोहन चाय पीता है, अब इसमें आपको क्या लगा के प्रश्न कीजिए, मोहन क्या पीता है? तो आंसर आया चाय पीता है, लेकिन पीने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही अकर्मक और सकर्मक डिसाइड करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ कर्ता है ही नहीं, उसका सिर खुजलाता है। भाई कौन सिर खुजला रहा है? किसी को पता नहीं कौन सिर खुजला रहा है, अपने आप सिर खुजला रहा है। इसलिए यहाँ क्या है, यहाँ कर्म नहीं है। तो क्या यहाँ कौन सी क्रिया है? यहाँ क्या है दोस्तों बताइए, सकर्मक है, तो यहाँ कर्म नहीं है, यानी तो अकर्मक हो जाएगी ना जब कर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हो जाएगा अकर्मक क्रिया। 24 नंबर का सी हो जाएगा। इसमें पता नहीं है कि कौन सर खुजला रहा है। अगर कह देता कि मोहन का सिर खुजलाता है, अब इसमें करते कि आप आंसर मतलब क्वेश्चन करते कि मोहन का क्या खुजलाता है, तो मोहन का सिर खुजलाता, उत्तर मिल गया सिर। लेकिन अब कौन खुजला रहा है? मोहन अपना सिर खुजला रहा है, ठीक है। जैसे कहा जाए कि राम अपना सिर खुजला रहा है,
ठीक, तो यहाँ पर जो है कर्म है, और कर्म होगा तो सकर्म होगा, लेकिन यहाँ उसका सिर खुजलाता, यहाँ कर्म है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ कर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, इसलिए 24 नंबर का आपका सी हो जाएगा। अब चलिए चंद्रवदन, देखिए चंद्रवदन का सही समास विग्रह क्या है दोस्तों। तो देखिए, अब देखिए एक एक शब्द आप देखिए, चंद्र के समान वदन, चंद्रमुख, चांद सा मुख, या चंदा का वदन। ऐसा चंदा का वदन नहीं, चांद सा मुख। चांद सा मुख नहीं होगा दोस्तों, चंद्रमुख नहीं होगा। देखिए चांद सा मुख और चंद्र के समान वदन, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। देखिए चांद सा मुख नहीं होगा, यहाँ चंद्र वदन का मतलब होता है चंद्रमा के समान मुख। देखिए वदन का जो अर्थ होता है, ठीक, इसका शरीर नहीं होता, वरना शरीर कर देना, शरीर नहीं होता। वदन का मतलब होता है मुख, वदन का मतलब क्या होता है, मुख, यानी कि मुंह। वदन माने मुख, और चंद्र वदन यानी कि चंद्र के समान मुख। यहाँ कहा गया चंद्र के समान वदन, वदन अगर लिखा तो भी सही, अगर मुख लिख देता तब भी सही होता है यहाँ पर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए चंद्रमुख नहीं होगा। कह रहा है सही समास विग्रह क्या है, समास विग्रह देखिए चांद सम्मुख नहीं होगा, चंद्र वदन चांद सम्मुख, चंदा का वदन नहीं होगा, चंद्र के समान वदन होगा दोस्तों, के समान, यानी कि एक दूसरे की यहाँ पर जो है तुलना हो, मतलब एक की चंद्रमा, देखिए मुख की तुलना जो है दोस्तों यहाँ पर वो चंद्रमा से की जा रही है, चंद्रमा से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चंद्र के समान बदन, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चांद सम्मुख नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग इसको कर देंगे। और अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें जो है दोस्तों कौन सा समास है दोस्तों, समास कौन सा है, तो इसमें क्या हो मतलब कह रहा है कि चंद्रमा के समान, तो यानी कि विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है, चंद्रमा के समान मुख। ठीक, तो इसलिए इसमें तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष, और उपमा तत्पुरुष होगा। क्यों, क्योंकि इसकी चंद्रमा की उपमा जो है, इसकी मतलब मुख की उपमा जो है वो चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा, और ए ऑप्शन सही होगा आपका। देखिए मेरा विचार है कि आज घूमने चले, या कौन सा वाक्य दोस्तों, तो कि ताकि ये सब किसमें आते हैं, ये सही कि, क्योंकि, ताकि ये सब किसमें आता है दोस्तों, बताइए। सरल वाक्य नहीं होगा ये, देखिए प्रेरणार्थक वाक्य ये नहीं होगा, मिश्र वाक्य और सरल और संयुक्त। तो इसमें कौन सा की हो गया, की जैसे आया, तो इसमें कौन सा, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, मिश्र वाक्य है 26 का डी ऑप्शन होगा। देखिए श्याम, श्याम पानी पीता है, बताइए कि इसमें किस प्रकार, बताइए इसमें क्रिया, क्रिया किस प्रकार की है, श्याम पानी पीता है। अब देखिए इसमें शक्ति बोधक ये नहीं है दोस्तों, इच्छा, इच्छा कहाँ, इसमें इस इच्छा थोड़ी ना जाहिर की जा रही है कि मैं जो है मैं चाहता हूं कि ऐसा, मतलब इच्छा इसमें नहीं की जा रही कि ऐसा कोई शब्द हो जिसमें इच्छा बोधक हो, कि कोई सोचे कि मैं अमीर बन जाऊं, ऐसा ऐसा कोई वाक्य नहीं कि इच्छा जाहिर की जा रही है। ठीक, इसमें कह रहा है कि श्याम पानी पीता है, या इसमें एक कर्मक है या द्वि कर्मक है। देखिए इसमें तो सकर्मक क्रिया है, लेकिन सकर्मक में भी क्या है, एक कर्मक है या द्वि कर्मक है। देखिए तो श्याम क्या पीता है, श्याम पानी पीता है, तो एक ही कर्म इसमें आया दोस्तों। ठीक, दो कर्मक नहीं होगा, यानी कि एक कर्मक इसमें है, ये आपका सही होगा, 27 नंबर का सी होगा आपका, एक कर्मक क्रिया है। अब देखिए तरंग और तुरंग, तो तुरंग सभी को पता है ये घोड़े का पर्यायवाची, तो अश्व यहाँ दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और तरंग का मतलब होता है लहर, तरंग माने लहर होता है, और तुरंग माने घोड़ा, यानी कि 28 नंबर का ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका तो नहाने कम पानी का इस्तेमाल ये नहीं होगा, पानी में तैरना ये नहीं होगा, शर्म अनुभव करना नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। एक मिनट, देखिए अब इसका क्या होगा, पानी में तैरना नहीं होगा, शर्म अनुभव करना, कम पानी में डुबकी ये भी नहीं होगा, कम पानी में ये जो शर्म अनुभव करना ये होगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ठीक है, और उसके बाद 30 नंबर है दोस्तों, 30
देखिए संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच में क्या नहीं होता है दोस्तों, क्या अनुस्वार नहीं होता, स्वर नहीं होता, विसर्ग नहीं होता, व्यंजन नहीं होता। तो देखिए इसमें जो होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन होगा, इसमें स्वर नहीं होता है संयुक्ताक्षर। जैसे अब देखिए कुछ बाकी अनुस्वार भी होता है, विसर्ग होता है, व्यंजन भी होता है, लेकिन स्वर नहीं होता है संयुक्ताक्षर में। देखिए हमने ऊपर बताया था संयुक्ताक्षर कौन कौन होते हैं, जैसे छा हो गया आपका, एक त्रा हो गया, एक ज्ञ हो गया और एक सरा हो गया। ये संयुक्ताक्षर क्या है, शब्द है। और अगर ये क्या है, अक्षर है, संयुक्ताक्षर अक्षर है, ठीक है, संयुक्ताक्षर ये संयुक्ताक्षर है इतने। अब अगर इनसे इनसे बनने वाले शब्द की बात करें दोस्तों, तो कौन कौन, देखिए यहाँ कह रहा है, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, संयुक्ताक्षर शब्द की बात कर रहा है, ठीक। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, केवल संयुक्ताक्षर देख के अगर आप आंसर करेंगे तो गलत कर देंगे, इसलिए इसमें स्वर नहीं होता। अब देखिए जैसे जैसे मैं कोई शब्द ले लूं, कुछ शब्द जैसे संयुक्ताक्षर के, जैसे चलिए हम पहला ऑप्शन देते हैं अनुस्वार को। अनुस्वार को लेकर जैसे हमने संज्ञान लिया, संज्ञान, तो संज्ञान में देखिए आया नहीं, ये संयुक्ताक्षर है और ये क्या, ये अनुस्वार है। तो यानी कि कह रहा संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है, तो भाई अनुस्वार तो होता है, ये देखिए मिला नहीं, ये संज्ञान में ये क्या है, ये बिंदी जो है ये अनुस्वार है, और ये ज्ञा क्या है, ये संयुक्ताक्षर है, इसलिए अनुस्वार तो नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। अगर अब बात करें विसर्ग की बात करें, जैसे विसर्ग ये होता है दोस्तों, जैसे विसर्ग ये निशान है विसर्ग का, विसर्ग का ये निशान है, ठीक, दो बिंदी मतलब पीछे, किसी शब्द के पीछे मतलब किसी अक्षर के पीछे जो दो बिंदी होती है, यही विसर्ग का चिन्ह होता है। अब देखिए जैसे संयुक्त, अब जैसे मान लीजिए हमने लिया आपका अंतःक्षेप ले लिया, अंतःक्षेप, देखिए ये विसर्ग हुआ और ये संयुक्ताक्षर हुआ छा, ठीक। अब ये तो प्रयोग हो रहा है, इसलिए विसर्ग भी नहीं होगा आंसर। व्यंजन तो होता ही है दोस्त, ये भी नहीं होगा व्यंजन। देखिए अब संयुक्ताक्षर में कैसे, जैसे क्षत्रिय अगर आप लीजिए तो ये किससे बना हुआ है, ये का से बना हुआ है, और प्लस प्लस आपका किससे, सा से, और का प्लस सा से बना हुआ है क्षत्रिय। जैसे आप क्षत्रिय, जैसे आप क्षत्रिय लीजिए तो देखिए का प्लस सा से मिलकर बना हुआ, तो ये तो व्यंजन है ना, का तो व्यंजन है, तो यानी कि व्यंजन भी नहीं होगा। विसर्ग हमने बता भी दिया, जैसे अच्छा हम ले लें अगर अंतः, अंतः त्रिकोण, ठीक। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग भी है, अनुस्वार भी है, और ये त्रा यानी कि संयुक्त अक्षर भी है। तो इन तीनों यानी कि अनुस्वार भी मिला गया हमको, विसर्ग भी मिल गया इसमें, ठीक, और व्यंजन भी हमको मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों संयुक्ताक्षर शब्दों के बीच में जो नहीं लगता है वो आपका स्वर नहीं लगता है, स्वर। जैसे देखिए जैसे त्रा है, त्रा, तो ये ता और रा से मिलकर बना है, तो ये त्रा क्या है, ये आधा ही तो है, या आधा व्यंजन है। इसमें आ जो है स्वर, ये जो आ स्वर है ये लोप है दोस्तों, ये नहीं है, इसीलिए तो इसमें हलंत लगा, तो ये स्वर जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो आपका 30 नंबर का कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। आप अपने में मिलान कर लीजिएगा कि आपके सेट में कौन सा प्रश्न किस मतलब सीक्वेंस में कहा दिया हुआ है, उस अनुसार आप जो है इसका मिलान कीजिएगा। तो ये दोस्तों आपके 30 प्रश्न जो थे, जो हमने डिस्कस किए हिंदी के, जो आपकी यूपी टेट की जो परीक्षा हुई थी 2026 में 2 जुलाई को, फर्स्ट शिफ्ट, उसका जो है हिंदी का ये पेपर था, ठीक है दोस्तों, वो हमने डिस्कस किया 2 जुलाई, जूनियर स्तर का। तो और जो आयोग ने जो आंसर की दी है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से मिलान कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो मेरा प्रयास, ये मेरा मतलब ये प्रयास मेरा कैसा लगा। और ऐसे ही दोस्तों अभी और आंसर की आएगी, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।